गुड मॉर्निंग साथियों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल मिथिला टीचिंग पॉइंट में। साथियों, आज हम सक्सेस मास्टर के अरिहंत के जो बुक पढ़ रहे थे उनमें गणित के महत्वपूर्ण टॉपिक चैप्टर नंबर 1 को लेकर आए थे, जो गणित की प्रकृति से संबंधित था, जिनमें हम बहुत सारे टॉपिक को देखे भी थे, बहुत सारे पॉइंट को देखे भी थे। उन्हीं चैप्टर में आज गणित की प्रकृति के से संबंधित बातों को देखते हुए आज हम इन चैप्टर को लास्ट करने की कोशिश करेंगे। और अगर आज यह ख़त्म हो जाती है तो नेक्स्ट वीडियोस जो हम लेके आएंगे तो उनमें इन्हीं चैप्टर से संबंधित अभ्यास प्रश्न लेके आएंगे। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि हर चैप्टर में हम पहले उन चैप्टर को अच्छी तरीक़ा से, बहुत ही बढ़िया तरीक़ा से एनालिसिस करते हैं और उन्हीं एनालिसिस से संबंधित जो अभ्यास प्रश्न होता है तो फिर डील करते हैं। अगर आप इस तरह से इनमें जितना भी सब्जेक्ट दिया गया है उन सभी सब्जेक्ट को बारीकी से पढ़ लेते हैं, सभी टॉपिक को पढ़ के उनसे संबंधित अभ्यास प्रश्न कर लेते हैं और हम जो क्वेश्चन बैंक बोले हैं प्रीवियस ईयर का बुक ले लेने के लिए उनको बना लेते हैं तो आप सीटेट में बेहतर अंक पा सकते हैं। तो चलिए देर न करते हुए हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। पहला जो हमारा आज का जो टॉपिक है वह गणित की प्रकृति से संबंधित है। जो भी मित्र चैनल पे नए हैं वह चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। देखिएगा, जिनको टेलीग्राम से जुड़ना है वो मेरे इन्हीं वीडियोज़ के लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, उनसे आप टेलीग्राम से जुड़ के और भी अच्छी नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, गणित की प्रकृति से संबंधित बात क्या है कि प्रत्येक विषय को पढ़ने के लिए कुछ उद्देश्य होते हैं। प्रत्येक विषय जो हम पढ़ते हैं सभी के कुछ न कुछ उद्देश्य होते हैं तथा साथ ही साथ उनकी संरचना होती है और उनके बनावट भी कुछ होते हैं, जिनके आधार पर उस विषय की प्रकृति निश्चित होती है और उन रचनाओं के आधार पर ही हम उन विषय की प्रकृति क्या होता है, निश्चित होता है, लिखित होता है। गणित विषय की संरचना अन्य विद्यालयी विषयों की अपेक्षा अधिक मजबूत तथा शक्तिशाली है, क्योंकि यह प्रामाणिक होता है, इसलिए यह शक्तिशाली माना जाता है, जिसके कारण गणित अन्य विषयों की तुलना में अधिक अस्थायी तथा महत्वपूर्ण है। गणित विषय की एक अलग प्रकृति है, सही बात, इसका एक अलग प्रकृति है, अलग गुण है, सबसे हटके है, जिसके आधार पर हम उनकी तुलना किसी अन्य विषयों से कर सकते हैं। किन्हीं दो या दो से अधिक विषयों की तुलना का आधार उन विषय की प्रकृति होती है, जिसके आधार पर हम उस विषय के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। जिस आधार पर हम विषयों को समझते हैं, किन्हीं दो विषयों या उनसे अधिक, जैसे हम दो विषयों को लेके चलते हैं तो उनमें जो तुलना करते हैं तो उनकी प्रकृति, उनकी विषय वस्तु, उनकी पाठ्यक्रम, उनकी संरचना, उन सारे चीज़ों में की तुलना करते हैं, तभी हम समझ पाते हैं कि ये बुक में क्या डिफरेंट है और फिर दूसरा बुक जो रहता है, पहला और दूसरा बुक में क्या क्या डिफरेंट, क्या अंतर हैं। उनकी प्रकृति देखते हैं, उनकी चैप्टर की बनावट देखते हैं, उनकी विषय वस्तु को देखते हैं, उनके पाठ्यक्रम को देखते हैं। इन्हीं के आधार पर उनको हम बांटते हैं या अलग कर पाते हैं। गणित की प्रकृति, नेचर ऑफ मैथमेटिक्स जो है, गणित की प्रकृति को निम्न बिंदुओं द्वारा भली भांति समझा जा सकता है। देखिए, इनमें जो अच्छा बिंदु है, जो इम्पोर्टेंट बिंदु है, उनको हम टिक आउट भी कर दिए हैं, इसलिए उनको आप देख लीजिएगा। उनको नोट्स बनाते हैं जो भी मित्र, उन नोट्स में भी शामिल कर लीजिएगा। गणित में संख्याएं, स्थान, दिशा तथा मापन या माप तौल का ज्ञान प्राप्त किया जाता है। सही बात है, गणित में हम स्थान की समझ को प्राप्त करते हैं, दिशा की समझ को प्राप्त करते हैं, माप तौल की बात करते हैं। इन सारे चीज़ों का ज्ञान हमें मजबूती रूप से कहाँ होता है, गणित के अंदर ही होता है। गणित की अपनी भाषा है, सही बात है, इनकी भी एक अलग भाषा है। भाषा का तात्पर्य गणितीय पद, गणितीय प्रत्यय, सूत्र, सिद्धांत तथा संकेतों अर्थात जो साइन दिए रहते हैं से है, जो कि विशेष प्रकार के होते हैं तथा गणित की भाषा को जन्म देते हैं। यही सारे क्या है, एक गणित की भाषा को जन्म देते हैं कि इनके सूत्र, इनके सिद्धांत, इनके फॉर्मूले, इनके संकेत, उनके चिन्ह, यही क्या है, गणित की एक अलग भाषा है जो सभी विषयों से भिन्न होता है। गणित के ज्ञान का आधार हमारी इंद्रियां है। गणित के ज्ञान का आधार निश्चित है, जिस
जिससे उस पर विश्वास किया जा सकता है। सही बात है। गणित का आधार का ज्ञान जो है वह निश्चित होता है कि वह एक निश्चित समय अवधि पर एक निश्चित अंतराल में उनका सही फिक्स आंसर प्रूव्ड हो जाता है, आ जाता है, उनका अंत भी है। गणित का ज्ञान अर्थात यथार्थ, क्रमबद्ध, तार्किक तथा अधिक स्पष्ट होता है, जिससे उसे एक बार ग्रहण करके आसानी से भूला नहीं जा सकता है। सही बात है। गणित का ज्ञान जो होता है यथार्थ, क्रमबद्ध होता है, तार्किक होता है, सोचनीय होता है और पूरा स्पष्ट क्लियर होता है। उसके बारे में हम जो भी ज्ञान ग्रहण करते हैं तो अधिक दिनों तक उनको हम याद आसानी से रख सकते हैं, उनको भुलाया नहीं जा सकता है। वहीं हम हिस्ट्री, ज्योग्राफी और भी कई सारे सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो उनको अधिक जल्दी भुलाया जा सकता है, इनकी उस ईस्वियों को भुलाया जा सकता है। लेकिन इनमें एक तौर तरीका होता है, एक नियम होता है जिनके आधार पर हम उनको याद रख सकते हैं। फिर नेक्स्ट देखिए गणित की प्रकृति में ही क्या है पॉइंट। फिर क्या कहा कि गणित में अमूर्त प्रत्ययों को मूर्त रूप परिवर्तित किया जाता है, साथ ही उनकी व्याख्या भी की जाती है। सही बात है। गणित में क्या होता है, अमूर्त रूप को हम मूर्त रूप प्रदान करते हैं। जैसे कोई सवालों को हल करते हैं तो हमें ये पता नहीं होता है कि उनका आंसर क्या होगा, अर्थात अमूर्त होता है वह, उनको हम मूर्त रूप दिलाते हैं, अर्थात जब हमें आंसर मिलता है तब हमें पता चलता है कि यही इनका आंसर होता है। और इनको सॉल्व करने की एक विस्तृत व्याख्या भी होता है। मूर्त अमूर्त से यहाँ तात्पर्य हुआ, मूर्त अमूर्त को थोड़ा सा समझ लीजिए। मूर्त हम उनको कहेंगे जो हमारे सामने में हो, जिन विषयों के बारे में, जिन वस्तुओं के बारे में पढ़ रहे होते हैं। जैसे हम हाथी के बारे में पढ़ रहे हैं, हाथी हमारे सामने में है तो वह हमारे लिए मूर्त वस्तु हो गया। लेकिन अगर हम ताजमहल के बारे में पढ़ रहे हैं और ताजमहल मेरे सामने में नहीं है तो क्या समझ जाएंगे, वह अमूर्त वस्तु हुआ। तो यहाँ कहने का तात्पर्य जो कि सवाल जो हम सॉल्व करते हैं उस समय हमारे सामने अमूर्त होता है, आंसर हमारे पास नहीं होता है, लेकिन बाद में आंसर मिलता है तो मूर्त रूप प्राप्त कर जाता है। अर्थात उन मूर्त रूप सवाल को हम अमूर्त से मूर्त रूप देते हैं, इनको परिवर्तित किया जाता है मूर्त रूप में और इनका एक विस्तृत व्याख्या भी होता है। गणित के नियम, सिद्धांत, सूत्र सभी स्थानों पर एक समान होते हैं। गणित के जो नियम होते हैं, जो सिद्धांत होते हैं, जैसे a+b का होल स्क्वायर हुआ तो जो इन स्थान पे होगा वह दूसरे स्थान पर भी उसी रूप में प्रयोग होगा, वही उनका फार्मूला होगा, वही उनका रूप होगा, वह चेंज नहीं होता है। इनकी सत्यता की जांच किसी भी समय तथा स्थान पर की जा सकती है, कहीं भी किसी भी समय उन सिद्धांतों को वेरीफाई किया जा सकता है, स्पष्ट किया जा सकता है, सिद्ध किया जा सकता है। गणित के अंतर्गत संपूर्ण वातावरण में पाई जाने वाली वस्तुओं के परस्पर संबंध तथा संख्यात्मक निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। सही बात है। सभी के संख्यात्मक संबंध, जैसे कोई भी वस्तु का, जैसे हम गाय का ही बात लेते हैं, उनमें भी 4 पैर होते हैं, 2 कान होते हैं, 2 आँख होते हैं, उनमें भी गणित दिख गया। जैसे मान लीजिए हम एक साइकिल की बात करते हैं तो साइकिल में भी हम गणित की व्याख्या कर सकते हैं कि उनमें 2 रिम होता है, 2 ट्यूब लगा होता है, 2 टायर होता है, 1 घंटी होती है। कोई भी चीज़ की अगर बात करें तो हम उनमें गणित एक संख्यात्मक रूप उनमें हम दर्शा सकते हैं। गणित के अध्ययन से प्रत्येक प्रश्न तथा सूचना स्पष्ट होता है तथा उनका एक स्वाभाविक उत्तर निश्चित होता है। गणित क्या होता है, स्पष्ट होता है, स्वाभाविक होता है। गणित में फिक्स आंसर होता है, जो निकलता है आंसर इस बार वही आंसर होता है और वह उनको मान्य भी दिया जाता है, स्पष्ट भी होता है। मनोविज्ञान का ही जिस प्रकार हम एग्ज़ाम देते हैं तो टिक आउट तो कर देते हैं, लेकिन वही अगर मैथ का एग्ज़ाम देते हैं तो मैथ को सॉल्व करके हम आंसर निकाल के देते हैं तो डॉट क्लियर होता है, उनमें हमें स्पष्टता होती है कि इतना हमारा सही होगा तो होगा। लेकिन अन्य विषयों में यह दावा नहीं कर सकते हैं। गणित के विभिन्न नियमों, सिद्धांतों, सूत्रों आदि में संदेह की संभावना नहीं होती है, उनमें कोई संदेह डॉट नहीं होता है। गणित के अध्ययन में आगमन, निगमन तथा सामान्यीकरण की योग्यता विकसित होती है। सही बात है। आगमन, निगमन और सामान्यीकरण देखिए क्या है। गणित के माध्यम से आगमन से तात्पर्य हुआ कि हम गणित में हमेशा क्या करते हैं, आगमन से निगमन की ओर। गणित में हम पहले कई ऐसे सवाल होते हैं जिनको आगमन विधि से भी सॉल्व करते हैं, जैसे उनके उदाहरण लेते हैं फिर उनके नियम लगाते हैं। और निगमन विधि में क्या होता है, पहले हम उनमें नियम ही लगाते हैं, फार्मूला ही लगाते हैं, सूत्र ही लगाते हैं, फिर हमारा आंसर आता है। सामान्यीकरण में होता है, सामान्यीकरण जनरलाइजेशन, उनमें दोनों का यूज़ कर देते हैं,
फिर अगला पॉइंट है, गणित के अध्ययन से बालकों में आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता का विकास होता है। गणित के माध्यम से, ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है, गणित के माध्यम से ही बालकों में आत्मविश्वास की भावना जागृत होती है, कार्य कुशलता की भावना जागृत होती है, उनमें कुछ खुद से करने की क्षमता का विकास होता है। किनसे? तो गणित के माध्यम से ही। रचनात्मक प्रवृत्ति का विकास होता है गणित के माध्यम से ही। गणित के भाषा सुपरिभाषित, उपयुक्त तथा स्पष्ट होता है। गणित के ज्ञान से बालकों में प्रशंसात्मक दृष्टिकोण तथा भावना का विकास होता है। किसी को अच्छी दृष्टि से देखना, प्रशंसा करना, उनकी इज्जत करना, ये सारे हमारे संस्कृत डिसिप्लिन भी सिखाती है। गणित से बालकों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित होता है, उनमें साइंटिस्ट की तरह सोचने का दिमाग विकसित होता है। गणित के प्रदत्त सूचनाओं, संख्यात्मक मान को आधार मानकर संख्यात्मक निष्कर्ष निकाले जाते हैं। गणित के ज्ञान का उपयोग विज्ञान की विभिन्न शाखाओं तथा भौतिक रसायन यथा भौतिक रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान तथा अन्य विषयों के अध्ययन में भी किया जाता है। गणित का उपयोग भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, कई सारे विज्ञान में भी इनका प्रयोग किया जाता है। गणित विज्ञान की विभिन्न शाखाओं के अध्ययन में सहायक ही नहीं बल्कि उनके प्रगति तथा संगठन की आधारशिला है। सही बात है, गणित विज्ञान की एक आधारशिला के रूप में माना गया है। जैसे फिजिक्स को ही देखें हम, तो फिजिक्स में सारा का आधा से ज़्यादा क्या है, मैथमेटिक्स ही भी है। बिना मैथ का फिजिक्स अधूरा ही है। हर सब्जेक्ट में, जैसे बायो में भी मैथ का प्रयोग होता है, केमिस्ट्री में भी मैथ का प्रयोग होता है, उनमें भी न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, बायो में भी होते हैं। जैसे नलिका का छोटी आंत का लंबाई के मापते हैं या बड़ी आंत का लंबाई मापते हैं, सर का लंबाई नापते हैं या वज़न नापते हैं, तो ये सारे किस में आ जाता है, तो गणित के अंतर्गत ही आ जाता है। तो तीनों के तीनों विज्ञान में गणित एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इस प्रकार उपरोक्त बिंदुओं के आधार पर हम गणित की प्रकृति को समझ सकते हैं। क्या कहा? गणित की प्रकृति को हम समझ सकते हैं तथा निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि वास्तव में गणित की संरचना, जो कि उसकी प्रकृति की आधारशिला है, अन्य विषयों की, देखिए यहाँ से देखिएगा, अन्य विषयों की अपेक्षा अधिक सुदृढ़ है। क्या? गणित, जिसके आधार पर विद्यालय शिक्षा में गणित के ज्ञान की आवश्यकता दृष्टिगोचर होती है। अतः रोजर बेकन ने क्या कहा? देखिए, गणित सभी विज्ञान का सिंह द्वार और कुंजी है। ये पूछा गया प्रश्न है, इनको नोट डाउन कर लीजिएगा ही कि गणित सभी विज्ञानों का सिंह द्वार एवं कुंजी है। किसने कहा? रोजर बेकन ने कहा। फिर गणित पढ़ाने के तरीके क्या है, उनको देखते हैं कि गणित पढ़ाने का एक सुव्यवस्थित और अच्छी तरीका क्या है। किसी भी विषय को पढ़ाने के लिए शिक्षक विभिन्न तकनीकों का उपयोग करता है, जिससे कि छात्र उस विषय को आसानी से समझ सके तथा पढ़ने में उसकी रुचि बनी रहे। सही बात है, किसी विषय को अगर हम पढ़ाते हैं तो एक शिक्षक के होने के नाते हमारा यही आशा और उम्मीद होती है, यही कोशिश होती है कि बच्चों को हम किसी भी विषय को इस तरह से उनके सामने प्रस्तुत करें, इस तरह से उनके सामने रखें कि उनकी समझ में आसानी से आए, आसानी से वह पढ़ लिख सके, समझ सके। शिक्षक पढ़ाने के विभिन्न उपायों का प्रयोग कर सकते हैं, उनमें कई सारे उपायों का प्रयोग करते हैं, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, कई सारे उपाय। अब हम गणित पढ़ाने के विभिन्न तकनीकों का विस्तृत अध्ययन करेंगे। गणित के पढ़ाने के तकनीक इस प्रकार है। देखिए कौन कौन तरीक़ों से गणित पढ़ाना एक अच्छा सुव्यवस्थित होगा। देखिए, पहला क्या है? अभ्यास कार्य। स्वाध्याय के लिए अभ्यास कार्य बेहतर विकल्प है। स्वाध्याय, जो सेल्फ स्टडी करते हैं उनके लिए अभ्यास कार्य बहुत ही आवश्यक है कि प्रश्नों को आप बार बार अभ्यास करते रहिए। अभ्यास कार्य ड्रिल वर्क द्वारा छात्रों को विभिन्न चुनौतियों का सामना करने तथा उनको सीखने को मिलता है। सही बात है, अगर छात्र के सामने समस्याएं आएगी तभी वह उनसे सामना करेंगे और कुछ न कुछ सीखेंगे, तो वह सेल्फ स्टडी में ही इस तरह का मौका मिलता है। अध्ययन की हुई बातें लंबे समय तक याद रखी जा सकती है। पढ़ाई तुरंत आरंभ करने वाले के लिए अभ्यास कार्य काफ़ी लाभप्रद
होता है। सही बात है, किसी भी चीज़ का अभ्यास करके ही हम कई बार बार देखने, बार बार प्रैक्टिस करने से ही वह हमारे मेमोरी में मेमोराइज होता है और याद में रहता है। कोई भी चीज़ को पढ़ लेते हैं और छोड़ देते हैं तो उनको हम भूल जाते हैं, लेकिन बार बार हम अभ्यास करते रहते हैं, देखते रहते हैं तो हमारी याददाश्त में आता रहता है और रहता ही है। यदि अभ्यास कार्य की रूपरेखा अच्छे से तैयार नहीं की गई है तो यह अनुपयोगी साबित हो सकता है। सही बात है, अभ्यास कार्य की रूपरेखा ऐसा नहीं है कि मान लीजिए आप एक दिन देख लिया और फिर 1 महीना के बाद ही देखेंगे, एक वर्ड देखे दूसरा वर्ड छोड़ ही दिए। एक उनका सुव्यवस्थित क्रम होना चाहिए, एक नियमित तरीका होना चाहिए, नियमित समय होना चाहिए। अगर मान लीजिए हम कोई भी चीज़ का अभ्यास सप्ताह में 1 दिन करते हैं तो हर सप्ताह करना ही चाहिए हमको, या 2 दिन करते हैं तो हमको 2 दिन करना ही चाहिए, छूटना नहीं चाहिए। गृह कार्य, छात्रों को गणित की जानकारी कक्षा में देकर उन्हें घर के लिए गृह कार्य देना ही गृह कार्य अर्थात होमवर्क है। गृह कार्य पाठ्यक्रम को समय पर समाप्त करने में सहायक होता है। यह पूछा जा सकता है डायरेक्ट, माता पिता बच्चों के शैक्षिक विकास को जान सकते हैं। अर्थात गृह कार्य से क्या होता है, पाठ्यक्रम पूरा होता है, इनसे माता पिता भी खुश होते हैं कि मेरे बच्चे क्या है इतना पढ़ रहे हैं, उनमें शैक्षिक विकास कितना हो रहा है, वो कितना सीख रहा है, स्कूल जा रहा है। तो यही सब चीज़ें जानते हैं गृह कार्य से। गृह कार्य छात्रों में स्व अध्ययन को बढ़ावा देता है, स्व अध्ययन अर्थात सेल्फ स्टडी करने का मौका देता है। गृह कार्य के माध्यम से छात्र अपने खाली समय का बेहतर उपयोग कर पाते हैं, वह अपने खाली समय का बेहतर उपयोग कर पाते हैं। किससे? गृह कार्य से ही, होमवर्क। मौखिक कार्य देखिए, मौखिक कार्य कक्षा में शिक्षक और छात्रों के बीच का संवाद मौखिक कार्य के अंतर्गत आता है। कक्षा में जो हम शिक्षक छात्रों को सामने बात रखते हैं और छात्र शिक्षक के सामने जो बात रखते हैं वही मौखिक संवाद के अंतर्गत आता है। छात्रों के समझ को मौखिक कार्य द्वारा आसानी से जांचा जा सकता है। सही बात है, आपने कितना पढ़ा, कितना जाना, वह आपके मौखिक कार्य आपसे प्रश्न पूछ करके समझा जा सकता है। भले आप एग्ज़ाम में लिखित रूप से चोरी भी कर लेंगे, लेकिन मौखिक रूप से जब आपको बोलवाएगा, आप कहेंगे तो वह आपके ज्ञान में भी वृद्धि करेगा और आपके ज्ञान को स्पष्ट भी करेगा, निखारेगा भी। इससे छात्रों के सोचने और समझने की क्षमता का भी क्या होगा, विकास होगा, मेमोराइज भी अच्छा होगा, मेमोरी शक्ति भी बढ़ेगा। कोई भी चीज़ को सुनेगा और फिर बोलेगा तो इससे पाठ को आसानी से दोहराया जा सकता है। सही बात है, लिखने में टाइम ज़ाया हो जाता है, लेकिन इनमें बार बार दोहराया जा सकता है। इससे छात्रों की लेखन क्षमताओं का आकलन नहीं हो पाता है। इन मौखिक कार्य करने से थोड़ी ना लेखन क्षमता का विकास होगा या पता चलेगा। फिर है लेखन कार्य। लेखन कार्य देखिए, लेखन कार्य से भी गणित पढ़ाने का ये तरीका है। लेखन कार्य गणित की शुद्धता और मानसिक वृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है। इससे लेखन क्षमता और अच्छी लिखावट का विकास होता है। लेखन कार्य से उनके मानसिक क्षमता भी वृद्धि होती है, क्योंकि उनमें रचना करनी पड़ती है, जोड़ना पड़ता है, खुद से लिखना पड़ता है, और मानसिक वृद्धि भी होता है। हमारी लिखावट भी निखरता है, अच्छी लिखावट भी होता है। इसके द्वारा आवश्यक वस्तुएं रिकॉर्ड के लिए रखी जा सकती है। सही बात है, कई सारे वर्ड सवाल जो है जो हमें बार बार दोहराना पड़ता है, तो उनको रिकॉर्ड करके या उनको लिख करके हम रख भी सकते हैं, जिसको फेयर कहते हैं, फेयर करके। इससे गलतियों को आसानी से ठीक किया जा सकता है, और हम बार बार जहाँ गलतियाँ करते हैं उन बातों को देखेंगे कि हमारा यहाँ गलती हो रही है, फिर देखेंगे, फिर करेंगे, फिर देखेंगे, फिर करेंगे, तो करते करते एक दिन हमारा सवाल या एक प्रश्न या हमारा वर्क सही हो सकता है। तो इनके लिए लेखन कार्य आवश्यक है। लेखन कार्य एक लंबी प्रक्रिया है जो अधिक समय लेता है। लेखन कार्य में थोड़ा समय तो लगता ही है। हर चीज़ में कोई गुण है तो कोई अवगुण भी हो। फिर समूह कार्य के द्वारा भी गणित पढ़ाया जा सकता है। यह भी एक तरीका है, वैज्ञानिक तरीका, कि समूह में कार्य अर्थात ग्रुप वर्क करने से ज्ञान का आदान प्रदान होता है। समूह के सदस्यों का अनुभव सबके काम आता है। सही बात है, समूह के सदस्य जो होते हैं सब एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए, सबका अनुभव एक दूसरे का कार्य आते हैं। यहाँ नई चीज़ें सीखना आसान होता है, क्योंकि यह कई सारे व्यक्ति होते हैं, सभी से अलग अलग ज्ञान निकलता है, बातें निकलता है। कई बार समूह के सदस्यों का अपेक्षित सहयोग न मिलने के कारण कार्य पर असर होता है। सही बात, अपेक्षित सदस्य अर्थात अगर अच्छा से नहीं बोलेगा, सब अपना अपना बात नहीं रखेगा, तो उनसे बुरा प्रभाव भी पड़ता है, नकारात्मक प्रभाव भी पड़ता है।
तो यही था गणित पढ़ाने का तरीका कि अभ्यास के द्वारा भी पढ़ा जा सकता है, गृह कार्य के द्वारा भी पढ़ा सकता है, मौखिक कार्य के द्वारा भी पढ़ा जा सकता है, लेखन कार्य के द्वारा भी पढ़ा जा सकता है, सामूहिक कार्य के द्वारा भी पढ़ा जा सकता है। फिर क्या है अगला, तार्किक सोच। देखिए तार्किक सोच क्या है। तार्किक सोच के विकास के लिए गणित शिक्षण का अत्यधिक महत्व है। पाठ्यक्रम का अन्य कोई विषय ऐसा नहीं है जो गणित की तरह छात्र में मस्तिष्क को क्रियाशील बनाता है। सही बात है, जितना गणित का एक्सरसाइज, मांसपेशियों का एक्सरसाइज गणित में होता है उतना कई और भी सब्जेक्ट में नहीं होता है। इसलिए इनमें तार्किक सोच होता है, तर्क करने की शक्ति का विकास होता है। गणित की प्रत्येक समस्या को हल करने के लिए मानसिक कार्य की आवश्यकता होती है। जैसे ही गणित की कोई समस्या बच्चे के समक्ष आती है तो उसका मस्तिष्क उस समस्या को समझने तथा उसका समाधान करने के लिए क्रियाशील हो जाता है। गणित की प्रत्येक समस्या एक ऐसा क्रम से गुजरती है जो कि एक रचनात्मक एवं सृजनात्मक प्रक्रिया के लिए आवश्यक है। रचनात्मक और सृजनात्मक प्रक्रिया के लिए, सृजनात्मक दिमाग के लिए, सृजनात्मक बुद्धि विकास के लिए एक तार्किक सोच और गणित के प्रश्नों का अभ्यास करना आवश्यक है। इसलिए गणित को बच्चों को पढ़ाना ही चाहिए। इस प्रकार बच्चे की महत्वपूर्ण मानसिक शक्तियों का विकास गणित पढ़ने से सरल से हो जाता है। किसी भी समस्या का उचित हल ज्ञात करने की क्षमता का विकास गणित के अध्ययन से ही संभव है। किसी भी समस्या, कोई भी समस्या बच्चों के सामने आता है और उनको सरलता से वह सॉल्व करना सीख लेगा, तो ऐसी क्षमताओं का विकास हम बच्चे में गणित के माध्यम से ही कर सकते हैं। गणित के क्या है, गणित के तार्किक मूल्य पर प्रकाश डालते हुए महान शिक्षा शास्त्री प्लेटो ने कहा, क्या कहा कि गणित एक ऐसा विषय है जो मानसिक शक्तियों को प्रकाशित करने का अवसर प्रदान करता है। अर्थात उनमें जो मानसिक शक्ति होती है, दिमागी क्षमताएं होती है, उन पे गणित एक प्रकाश डालने का कार्य करता है, फोकस करने का कार्य करता है, निखारने का कार्य करता है। एक सुसुप्त आत्मा है। क्या कहा कि गणित एक सुसुप्त आत्मा है। किसने कहा? प्लेटो ने कहा। इनको भी नोट डाउन कर लीजिएगा। प्लेटो ने क्या कहा? गणित एक सुसुप्त आत्मा है। सुसुप्त आत्मा एक छुपी हुई आत्मा है, एक अच्छी आत्मा है, सुसुप्त आत्मा है, जो क्या होता है, एक फोकस डालता है, प्रकाश डालता है बच्चों के ज्ञान पर। फिर इन्हीं में नेक्स्ट देखिए टॉपिक क्या है, क्या कहा? सुसुप्त आत्मा है। सुसुप्त आत्मा में चेतना एवं नवीन जागृति उत्पन्न करने का कौशल गणित ही प्रदान करता है। उनके अच्छी भावनाओं का विकास, उनमें मानसिक क्षमताओं का विकास करने का कार्य कौन करते हैं? गणित ही करता है। विश्व में ज्ञान का अथाह भंडार है, बहुत सारे ज्ञान है, और इसका ज्ञान भंडार में दिन प्रतिदिन वृद्धि हो रही है। यह बात अधिक महत्वपूर्ण नहीं है कि ज्ञान की प्राप्ति की जाए, यह अधिक महत्वपूर्ण है कि अधिक से अधिक आप ज्ञान प्राप्त की जाए, बल्कि महत्वपूर्ण यह है कि ज्ञान प्राप्ति का तरीका सीखा जाए। आप अधिक से अधिक नॉलेज ही ले लिए, ये नहीं है। आप ज्ञान प्राप्ति करने का तरीका सीखिए, उनकी नियम सीखिए, जिससे प्राप्त सीखा जाए, जिससे प्राप्त किया गया ज्ञान अधिक उपयोगी तथा लाभप्रद होता है। अगर आप तरीका सीखते हैं, नियम सीखते हैं, तो और भी ज्ञान आगे सीख सकते हैं। और रटंत विद्या के आधार पर आप रट लेंगे, नॉलेज ले लेंगे, उससे आपके अंदर ज्ञान का विकास संभव नहीं है। फिर कहता है किसी व्यक्ति के लिए ज्ञान प्राप्त करना तभी उपयोगी हो सकता है जब वह ज्ञान का अपनी आवश्यकता अनुसार उचित उपयोग कर सके। सही बात है। जब आप ज्ञान आप तभी सीखा हुआ आपके लिए उचित होगा जब आप उनको एक व्यवहारिक रूप में उपयोग करते हैं। किसी ज्ञान का उचित उपयोग करना व्यक्ति को मानसिक शक्तियों पर निर्भर करता है। आप ज्ञान नॉलेज ले लिया, आपके अंदर कुशलता कार्य करने की आ गए और उनका उपयोग करने का तरीका ही नहीं मालूम है, तो उनको कैसे आप कर पाएंगे? ये आपके मानसिक शक्तियों पर ही निर्भर करता है कि किस प्रकार उनको उपयोग कर पाएंगे। प्रोफेसर सल्टस ने कहा, महोदय ने कहा, गणित की शिक्षा प्राथमिक रूप से मानसिक शक्तियों को प्रशिक्षित करने के लिए दी जाती है। गणित के विभिन्न तथ्यों का ज्ञान देना इसके बाद ही आता है। यह उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर नेक्स्ट देखिए, इस प्रकार गणित का अध्ययन करने से क्या कहा? इस प्रकार गणित का अध्ययन करने से बच्चे को अपनी
सभी मानसिक शक्ति को विकसित करने का पूर्ण अवसर मिलता है। गणित का अध्ययन बच्चों को अपनी निरीक्षण शक्ति, तर्क शक्ति, स्मरण शक्ति, एकाग्रता, देखिए गणित से क्या क्या लाभ होता है, तर्क शक्ति, स्मरण शक्ति, एकाग्रता, मौलिकता, अन्वेषण शक्ति अर्थात खोज करने की शक्ति, विचार एवं चिंतन शक्ति, विचार करने की, चिंतन करने की शक्ति, आत्मनिर्भरता अर्थात सेल्फ डिपेंड तथा कठिन परिश्रम, हार्डवर्क करना आदि सभी मानसिक शक्तियों का पूर्ण रूप से विकसित करने का अवसर प्रदान करता है। ये सारे के सारे चीज़ किससे विकसित होता है, तो गणित के माध्यम से ही होता है। ये सभी पॉइंट आप नोट डाउन कर लीजिएगा। गणित से इतने शक्तियों का, इतने सारे चीज़ों का विकास होता है। इस संबंध में हब्स ने क्या कहा, हब्स ने ठीक ही लिखा है कि गणित मस्तिष्क को तीक्ष्ण एवं तीव्र बनाने में उसी प्रकार कार्य करता है, अर्थात छुरी का धार जिस तरह तीक्ष्ण होता है, उसी तरह कह रहा है कि तीव्र बनाने में उसी प्रकार कार्य करता है जैसा किसी औजार को तीक्ष्ण करने में काम आने वाला पत्थर, जिस प्रकार एक पत्थर औजार को नुकीला बनाता है, तीक्ष्ण बनाता है, धारदार बनाता है, उसी प्रकार गणित ज्ञान को क्या करता है, एक धारदार बनाता है, तीक्ष्ण बनाता है, तेज बनाता है, फ्रेश बनाता है। इसके अध्ययन से स्पष्ट तर्क सम्मत क्रमबद्ध रूप से भली भांति सोचने की शक्ति आती है। भली भांति सोचने की, समझने की शक्ति किससे आती है, तो वह गणित के माध्यम से ही बच्चों में विकसित होता है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही रहने देता है। वीडियो बहुत ही लंबा होने जा रहा है। अगला जो टॉपिक होगा हमारा, यह इन्हीं विषयों से संबंधित, इन्हीं टॉपिक से संबंधित प्रश्न करेंगे। तो प्रश्न में हम अभ्यास प्रश्न बहुत ही अच्छी तरीक़ा से करेंगे। इन टॉपिक को अच्छा से पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा और अभ्यास प्रश्न करके आइएगा, खुद से करके फिर हम आगे करवाने की कोशिश करेंगे। एक ही वीडियो में सारा का सारा प्रश्न हो जाएगा, बस 25 प्रश्न ही है, फिर नेक्स्ट चैप्टर को देखेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।